अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैनेजमेंट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है जी, मैनेजमेंट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द टॉपिक ऑफ द डे इज काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। रजिस्टर और पेन संभाल लें। ठीक है। अब देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने कोई ना कोई तो जॉब करनी है ना। लड़कों ने भी या खवातीन की हाउस वाइफ के अलावा हो सकता है कोई जॉब वॉब का सिलसिला हो। देखिए, अगर आपने कोई जॉब करनी है, ठीक है ना, तो जॉब करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना आपके पास, अगर हमें जॉब ही करनी है तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव? द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज एनी जॉब दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कोई भी ऐसी जॉब आपने सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग जरूर हो। क्यों? क्योंकि जिस जॉब के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी तो वहां पर मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट की हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं। लेट आने वालों के लिए मैं बता दूं कि मैनेजमेंट की इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं। सो तो बात क्या हो रही थी कि जब कोई भी जॉब करेंगे, अगर ऐसी जॉब करते हैं जिसके अंदर फैसले आपको करने होंगे तो आप ग्रो ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर, लिखिए जी, सवाल साथ साथ लिख लें। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? द फर्स्ट हेडिंग विल बी डिसीजन मेकिंग। पहली हेडिंग आप डालेंगे डिसीजन मेकिंग। पहली हेडिंग बेहतर होता है सेंटर में डाली जाए। ठीक है जी। तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग। फैसला साजी क्या होता है? देखिए, फैसले बहुत सारे लोग करते हैं। बीकॉम के अंदर जब एडमिशन हो रहे होते हैं तो बीकॉम वाले भी फैसला करते हैं। बीकॉम वालों ने क्या फैसला किया? बीकॉम वालों ने ये फैसला किया कि उन्होंने बीकॉम करना है। अब जब भी कोई फैसला किया जाता है ना तो हवा में तीर नहीं चलाए जाते। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी की सिस्टर का रिश्ता आ जाता है और अपनी कीमती बहन का हाथ किसी के हाथ में देने से पहले हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। हाँ भाई, लड़का क्या करता है, फला क्या करता है, वाकई में जो बातें की कही जा रही हैं ये सारी बातें सही हैं, ये सच है या नहीं। तो ये जरूर करना चाहिए। भाइयों की भी जिम्मेदारी होती है, और अगर भाई नहीं है तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, या किसी भी तरीके से अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी कि फैसला जो है वो इंक्वायरी पर भी डिपेंड करता है। भारत फैसला तो करना ही पड़ता है। तो फैसला करने से पहले क्या होता है? हवा में तीर नहीं चलाया जाता, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी मालूमात हमें हासिल हो पाती है, हम उस मालूमात को हासिल करने के लिए अपनी मुकम्मल कोशिश करते हैं। ठीक है जी। एंड फाइनली वी गेट टू द राइट डेस्टिनेशन। और अपनी तमाम मेहनत के बाद हम क्या करते हैं? एक राइट डेस्टिनेशन पर बाकायदा पहुंच भी जाते हैं। सही। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस लिखना शुरू करें साथ साथ। डिसीजन मेकिंग is a process in which a person selects a particular course of action
particular course of action. So decision making is a process in which a person select a particular course of action among, क्या हो गया यार इसको, among the different alternatives, ठीक है ना. So decision making is the process in which a person select होगा है, select a person select a particular course of action among the different alternatives. This is not done randomly, but there is a critical process involved in it. ठीक है जी, there is a critical process involved in it. इसने क्यों लफ्ज खाना शुरू कर दिया? Okay, this is this is not done randomly, yaar. Okay. This is not done randomly, but there is a critical process involved in it. After the detailed research, we come to the final action, that is our decision. ठीक है जी. तो अभी तक हमने क्या लिखा? अभी तक हमने डिसीजन मेकिंग की, बेसिकली अभी तक हमने डेफिनेशन लिखी है. और डिसीजन मेकिंग की अभी तक हमने डेफिनेशन क्या लिखी है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है. डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं और उन बहुत सारे हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, ठीक है ना. और ऐसा नहीं होता कि हम हवा में तीर चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एक नॉर्मल शख्स तो कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता, बल्कि इसका पूरा प्रोसेस होता है. इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये होता है कि हम देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और हम जितने भी काम कर सकते हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट काम होता है हम वो करते हैं, ठीक है ना. हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है, और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है हम उसको ऑन कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसको अंजाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना. मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसने इंटर कॉमर्स किया है ना, हाउ मेनी ऑप्शंस ही हैज, ठीक है ना. ही हैज सो मेनी ऑप्शंस. मिसाल के तौर पर आप बीबीए कर सकते हैं इंटर कॉमर्स के बाद, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीएस कॉमर्स कर सकते हैं, बीएस स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बीए इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, इस्लामियात कर सकते हैं, आईआर कर सकते हैं, ठीक है ना. आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, यानी कि हाँ में फिर आप उस तरफ सीए इंटर कर लें, एसीसीए, सिमा, पेफा, एसीएमए, सीएमए, सीएफए, एबीसीडी, पता नहीं क्या क्या निकल नई चीजें आ गई, ठीक है ना. इतने सारे ऑप्शंस आपके पास इंटर कॉमर्स के बाद. लेकिन आपने बीकॉम सेलेक्ट किया बेटा, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन है. वाह, यकीनन आपने पहले इसकी स्टडी की होगी, आपने डिटेल स्टडी की, आपने देखा कि ये तमाम चीजों से बेहतर आपके लिए बीकॉम है, देन यू फाइनली सिलेक्टेड बीकॉम. ऐसा तो किसी ने नहीं किया होगा ना कि भाई आंखें बंद करी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे साथ लिखा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वासी नब्बे पूरे 100, और एकदम से आपकी उंगली जो है वो आकर रुक गई बीकॉम पर और आपने बीकॉम कर लिया, या आपने पर्ची डाली, आपने पर्ची निकाली, बीकॉम आया तो आपने बीकॉम किया. इसे कहते हैं हवा में तीर चलाना. बेसिकली बीकॉम के बच्चे ऐसा नहीं करते, बल्कि देयर इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं. आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. आप अपने हालात देखते हैं, फाइनेंशियल हालात देखते हैं, अवेलेबल टाइम देखते हैं, अपनी एज देखते हैं, अपने तमाम चीजों को देखते हुए कितना टाइम आप स्टडी में मजीद लगा सकते हैं. ये तमाम चीजों को देखने के बाद आप ये फैसला करते हैं कि आपने फला काम करना है, ठीक है जी. और इस तरह से आपने फैसला किया कि आप बीकॉम करेंगे. इसी तरह बिजनेस के अंदर भी इसी तरह डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है ना. बिजनेस के अंदर भी इसी तरह डिसीजन लिए जाते हैं, राइट.
बिजनेस में जैसा कि मैंने आपको डिसीजंस बताए, जो भी वल्लाह आलम जो भी डिसीजन होता है बिजनेस के अंदर वो इसी तरह की स्टडी के होता है। मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर टू लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। लेट्स सपोज हम रूह अफ़ज़ा टाइप एक शरबत लॉन्च करें, अगर रूह अफ़ज़ा टाइप हम कोई शरबत लॉन्च करें तो बेस्ट टाइम इज रमजान, क्योंकि रमजान में जितना शरबत पिया जाता है पूरे साल नहीं पिया जाता। तो रमजान इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे ना कब आपने लॉन्च करना है। अब कोई ईद के बाद लॉन्च करता है तो फिर वो इतना प्रोडक्ट कामयाब नहीं होगा, इतना लोग उसको जान नहीं पाएंगे, अगले साल तक आपको स्ट्रगल करनी होगी और फिर शायद आपको थोड़ा ब्रेक मिले रमजान के अंदर। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये कि आप डायरेक्ट रमजान में शुरू करें। तो अगर डायरेक्ट ही आप रमजान में शुरू करें तो दिस इज व्हाट द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, राइट। और डिसीजन मेकिंग क्या होता है आपने सुन लिया, बगैर स्टडी के, बगैर क्रिटिकल थिंकिंग के, बगैर सोच विचार के, बगैर तालीम हासिल किए, बगैर नॉलेज हासिल किए आप कभी भी कोई सही फैसला नहीं कर सकते। ठीक है जी। नाउ हम लिखते हैं हेडिंग, फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। Now the first heading is nominal group technique। देखें जिस जिस तरह से वक्त गुजर रहा है ना, इंसान के सोच में तब्दीली आती जा रही है। एक ऐसा जमाना हुआ करता था कि जहाँ पर वालिद मोहतरम जिस रूम में बैठे होते थे, जिस हुजरे में वालिद मोहतरम तशरीफ फरमा होते थे, उस हुजरे के अंदर कोई भी औलाद नहीं जाती। जहाँ से वालिद गुजरते थे रुख दूसरी तरफ या नजरें नीचे कर ली जाती थी, और वालिद का एक बहुत ज्यादा रोब दबदबा हुआ करता था, उनके सामने किसी की जबान हिलती नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कि अच्छा, लड़के भी इतना ज्यादा खौफजदा होते थे और लड़कों से ज्यादा लड़कियां पहले भी खौफजदा होती थी और आज भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे पेरेंट्स देखता हूँ, ऐसे माँ बाप देखता हूँ, ऐसे वालिद मैंने देखे कि वो अपनी बच्चियों से मजाक करें, अपनी बेटियों से मैंने देखा कि वो मजाक कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, या वो तालियां मार रहे हैं एक दूसरे से, या वो बाप ने कहा मुझे ये काम कर दो, उन्होंने मजाक कर, नहीं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा फला। यानी कि इतनी प्राउडली और इतनी कॉन्फिडेंस से जवाब दिए जा रहे हैं आजकल औलाद के जरिए। तो ये क्या है, दिस इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। पहले जो मार कुटाई वाला मारम पिटी, रोजाना मारम पिटी खेलते थे वालिदैन अपनी औलाद के साथ, आज ये कॉन्सेप्ट तकरीबन नहीं रहा है। ठीक है। इस तरह स्कूल्स वगैरह में होता था। स्कूल में क्या होता था कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो होता क्या था कि डरते थे लोग, बहुत ज्यादा डरते। नहीं भाई नहीं, हम तो नहीं जाएंगे फला जगह पर, हम तो फला जगह पर नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह इदारों के अंदर क्या होता था, इदारों के अंदर ये होता था कि बॉस जो होता था, बॉस उसका पहले बहुत ज्यादा खौफ खाते थे एम्प्लॉयज, और बॉस भी अपना बहुत ज्यादा रोब और दबदबा रखता था अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, क्योंकि बॉस का मानना ये था कि अगर मैं ज्यादा रोब नहीं रखूंगा, बॉस का मानना ये था कि अगर मैं ज्यादा रोब नहीं रखूंगा तो मेरे एम्प्लॉयज मेरे सर पर चढ़ जाएंगे और काम नहीं करेंगे। तो पहले एक मालिक का कॉन्सेप्ट होता था, और जो किसी शख्स के पास जॉब करता था तो वो समझता था कि मैं इसका गुलाम हूँ और ये जो भी करेगा मुझे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और जॉब नहीं। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आता था। अब वक्त गुजरा, अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, आज जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम हमारी अपनी जिंदगी है, हम अगर इसके एम्प्लॉय हैं तो हमने यहाँ पर जॉब इसलिए की है कि हम एक खास काम करेंगे और हम 9 to 5 ही काम करेंगे। 9 to 5 का वक्त जब गुजर जाएगा, 9 to 5 का वक्त गुजरने के बाद अब हमारा इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये कोई हमारा बॉस जो है यार, दिस इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप टाइप जो है हमारा आपस में रिलेशन है,
ठीक है जी, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, ये हमें तनख्वाह दे रहा है, ना ये हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, ना हम इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले एक कॉन्सेप्ट था मालिक टाइप, कि नहीं भाई वो नाउजुबिल्ला वो खुदा बन बैठते थे, पहले के जो हुक्मरान हुआ करते थे, जो कंपनीज के मालिक होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। अब क्या हो गया है कि अब मालिक और जो नौकर होते हैं वो भी एक फ्रेंडली टाइप इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और आजकल के जो मालिकान है, नई थ्योरी ये कहती है कि बेहतर यही है कि मालिकान अपने एम्प्लॉयज के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें। जब फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखेंगे तो वो दिल से काम करेगा एम्प्लॉय। जब कोई भी एम्प्लॉय दिल से काम करेगा तो वो नॉर्मल से ज्यादा काम आपके लिए करके देगा। जब वो नॉर्मल से ज्यादा काम आपको करके देगा तभी आपका इदारा तरक्की करेगा, वरना आपका इदारा तरक्की नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये बात हो गई एम्प्लॉयज एंड रिलेशंस के लिए। अब इसका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि अभी आपने हेडिंग डाल दी है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये है कि कोई फैसला करना है, अब फैसले में किसे शामिल किया जाए। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये कहती है कि फैसला सिर्फ जो है ना मालिक नहीं करेगा। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या कहती है, फैसला जो है वो सिर्फ मालिक नहीं करेगा, बल्कि उस फैसले के अंदर शामिल होगा स्टाफ भी। देखें, अगर कोई फैसला मैंने किया और मेरे किए हुए फैसले पर अमल दरामद हो रहा है, अब उसके अंदर मैं जाती तौर पर उसका जिम्मेदार बन के सामने आ जाऊंगा। अगर कोई फैसला किया जा रहा है तो मैं क्या हो जाएगा कि मैं उसका जाती तौर पर जिम्मेदार बन के सामने आ जाऊंगा। मैं भी उतनी ही जिम्मेदारी लूंगा जितनी के मेरे मालिक की होगी, मेरे बॉस की होगी। क्यों? क्योंकि वो फैसला मेरे मशवरे से किया गया। अगर मेरे मशवरे से कोई फैसला किया गया और अगर वो कोई फैसला, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझसे मशवरा लिया गया, उस पर अमल किया गया और मेरे जो मैंने मशवरा दिया था अगर वो नाकाम हो जाता है तो बॉस को जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा। लेकिन मैं अपने अंदर जाती तौर पर मैं गिल्टी फील करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि मैंने एक मशवरा दिया, मेरे एक दिए हुए मशवरे की वजह से, मेरे एक दिए हुए मशवरे पर अमल करने की वजह से हमें नुकसान हो गया। तो मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा बीइंग एज एन एम्प्लॉय। इसी तरह कोई भी एम्प्लॉय हरगिज ये नहीं चाहता कि उसके दिए हुए किसी मशवरे पर अमल किया जा रहा हो और उसके बावजूद नुकसान हो। सही। तो नॉर्मल ग्रुप टेक्निक हमने बात शुरू कर दी है। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इसमें स्टेप नंबर 1 ये होता है कि एक बंदा है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम, एक मार्केट में प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को जब आ जाएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कोई फैसला किया जाएगा। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कोई फैसला किया जाता है। सही। अब मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम आ गई डिक्लाइन इन सेल्स की। एक प्रॉब्लम आ गई डिक्लाइन इन सेल्स की, डिक्लाइन इन सेल्स हो गई है। आपका क्या होता जा रहा है? आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है, आपका प्रॉफिट गिरता जा रहा है और आप जो आपका प्रॉफिट गिरता जा रहा है उसको संभालना है आपने। अब आपने जो है एक मीटिंग कॉल की कि वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, आवर प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू इन्वॉल्व इन इट, just to get involved in it and just to have a decision. We are hereby united to take a decision regarding the problem that we are facing, a decline in sales in our business. If this problem remains in the business, then we will bound to retrench the staff and many of you will get unemployed. So we just want to counter the problem and we just want to solve our problem so that you all will remain on the employment, right? So what we need to do is we need to take a decision. अब नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर एक प्रॉब्लम आई, स्टेप नंबर 1 ये क्या होता है, ये स्टेप्स में सॉल्व होता है। स्टेप जो हम लिखेंगे, कुछ लिखते हैं उसके बाद हम इसमें आगे करते हैं। This is basically an American based decision making. Nominal group technique is a detailed method taking decision.
this method, all the employees managers and directors या स्लैश डाल के ओनर्स को लिखना है owners of the organization combined together to take a decision on current issues may be a problem. Maybe a problem. This is basically an American-based decision making. Nominal group technique is a detailed method of taking decision. In this method, all the employees, managers, and directors, owners of the organization are combined together to take a decision on the current issues may be a problem. Steps. Decision making THROU through step of decision making through NGT. Steps of decision making through NGT. नॉर्मल ग्रुप टेक्निक शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप चाहे तो फुल में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं शॉर्ट में लिखना. Following are the different steps involved in taking decision by nominal group technique. तो अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और किन स्टेप्स के जरिए जो है वो फैसला लिया जाता है. इन द फर्स्ट स्टेप in the first step the manager call a meeting with agenda to solve the problem arises recently. The first step is the manager call a meeting with the agenda to solve the problem arises recently. ठीक है ना, तो पहला स्टेप हो गया, मीटिंग कॉल करेगा. दूसरा स्टेप in a meeting sorry a meeting
मीटिंग होगी. Problem will be thoroughly communicated to all. In meeting, the problem will be thoroughly communicated to all the employees. Step number 3. All the employees are advised to submit their suggestions to solve the current problem. All the employees are advised to submit their THEIR there over to solve the current problem. All employees will submit their suggestions without mentioning their secret. यानी कि स्टेप नंबर 4 तक पहले मैं थोड़ा बताऊं कि यहाँ तक पहुंचे ताकि आपके जहन में यहाँ तक माइंड बने. तो देखिए, एक प्रॉब्लम हो चुकी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया. सबसे पहले स्टेप में तो एक मैनेजर ने कॉल की मीटिंग और एजेंडा बताया कि भाई हम एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं और एजेंडा हमारा एक प्रॉब्लम जो है उसके हवाले से कुछ आपको कुछ डिटेल बतानी. फिर मीटिंग होगी. मीटिंग में डिटेल में वो प्रॉब्लम समझाई जाएगी, ठीक है ना, और क्या रीजन हो सकते हैं, सबके क्या किरदार है वगैरह वगैरह. सब एक साथ बैठेंगे एक छत तले, सारी डिटेल सबको बताई जाएगी. जब सारी डिटेल सबको बताने के बाद सबसे कहा जाएगा कि आप भी इस इदारे का हिस्सा हैं, आप इस इदारे से सैलरी ले रहे हैं, आपका भी बराबर का किरदार होना चाहिए. आप बताइए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. तो सबसे जो है सजेशंस मांगे जाएंगे. अब हो सकता है कोई ऐसा सजेशन देना चाहे कि जिसमें उसको लगता है कि अगर उसके दिल में वो बात हो लेकिन जबान पर ना आ रही हो, तो क्या अगर मैं कह दूंगा मिसाल के तौर पर एक बॉस है और उस बॉस की गलती है कोई जो हम उसको बताना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हमने अपनी बरमला अपने बॉस को उसकी गलती बता दी तो हो सकता है कि वो हमें जॉब से निकाल दे. वो ये सोचेगा कि बहुत मुझसे बड़ा बन बैठा है, मैंने इतना कारोबार बड़ा खड़ा किया, मैं इतना समझदार, मैं इतना अक्लमंद, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना तजुर्बेकार, और ये कल का बंदा मुझे समझा रहा है. तो बहुत सारे लोग इस डर और इस खौफ की वजह से भी अपने सजेशंस देने को तैयार नहीं होते. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप उनकी आइडेंटिटी छुपा दें, यानी कि उनका नाम, उनकी आप आइडेंटिटी अगर छुपा दें कि भाई जो भी आपका जवाब दे रहे हैं आप बताएं, जवाब बताएं, हम आपकी आइडेंटिटी जानना चाहते ही, हमें नहीं पता कि कौन सा जो है वो सजेशन किसने दिया है, हमें सिर्फ सजेशन से मतलब है, हमें सजेशन देने वाले के नाम से कोई मतलब नहीं. इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और लिखने वाला बिल्कुल ये सोच के लिखेगा कि मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं चलेगी, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है भाई. फिर उससे क्या होगा, मैसेज तो डिलीवर हो जाएगा ना, भले से वो बात डिस्कशन में आया नहीं आया, बॉस whatever be the thinking of the boss, but the message would be delivered definitely. तो ये बड़ा अच्छी किसकी चीज है. उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल द सजेशंस, लिखें जी, आफ्टर
submission of all the suggestions, another meeting will be had. After submission of all the suggestions, another meeting will be had to discuss all the received suggestions. All the employees will take part in debate on suggestions about which is the best suggestion and why. एक यानी कि होगा क्या कि सब जब अपने सजेशन दे देंगे तो एक और मीटिंग होगी, उसके अंदर दोनों तरफ से बाकायदा डिबेट होगी और उस डिबेट में ये फैसला किया जाएगा, दोनों तरफ से जो है वो लिए जाएंगे प्रॉस एंड कॉन्स और ये फैसला किया जाएगा कि भाई कौन सही कह रहा है और क्यों, कौन सही कह रहा है और क्यों, ये उसमें लिया जाएगा। ठीक है ना। नंबर 7 जो है decision will be taken unanimously on the basis of majority and better justification and experience। हुआ क्या साहब, डिबेट होगी, जस्टिफिकेशन दलाइल आएंगे ना कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और उसकी मैं ये दलील देता हूँ, मैं फला दलील देता हूँ, मैं फला दलील देता हूँ। हर बंदा अपनी अपनी दलाइल देगा और जो दलाइल की बुनियाद पर मेजॉरिटी जो है वो यूनानिमसली तौर पर सब मिलकर ही फिर फैसला कर लेते हैं कि भाई दिस इज द बेस्ट डिसीजन। ठीक है ना। तो ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की जो हेडिंग थी वो खत्म हो गई, तो अच्छी खासी बड़ी हेडिंग हो गई है, अच्छा खासा सवाल हो गया माशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह कल इस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। और लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम एनालिसिस वाला सवाल मैंने कराया था वो याद भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि वो सवाल जो लास्ट क्लास में हमने किया था स्टेप्स इन प्रॉब्लम एनालिसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खुदारा वो याद कर लें। इससे पिछले वाला गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करें, लिखें, मुझे सेंड करें, मैं आपको रिमार्क्स दूंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।